जय हिंद साथियों, चलिए आज आपको साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करवाते हैं। इसमें आपका केमिस्ट्री और बायो से आपका संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। यानी इसमें आपका सिर्फ केमिस्ट्री और बायो से हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये आपका देखिए क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 साइंस वाले के लिए है, और जो क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट हैं वो भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि आपके भी समान अध्ययन में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि परमाणुओं में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये होता है आपका अफवाह के सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन आपका ए होगा, यानी परमाणु के सेल में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो अफवाह के सिद्धांत के द्वारा भरते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। देखिए थोड़ा सा आज मेरा तबीयत खराब है, यानी थोड़ा सा सर्दी हो गया है, इसलिए आपका आवाज़ थोड़ा सा फ्रेश आपको नहीं होगा, तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। चलिए हम आपको यानी क्वेश्चन सेकंड बनाते हैं। क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्व के अणुओं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। तो यह है यानी अभिविन्यासीय यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणुिक नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें, यानी कहने का अर्थ ये है कि आइसोटोप्स में क्या होता है। आइसोटोप्स को हम हिंदी में कहते हैं यानी समस्थानिक। आइसोटोप्स को हम हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं, तो जिसमें आपका यानी एटॉमिक नंबर यानी जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम हो यानी एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, सेम हो। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो आप ऐसे कहिए कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है वो आइसोटोप्स है, या ऐसे कहिए कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो यानी सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, डिफरेंट है। तो याद रखिएगा आइसोटोप्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, इक्वल हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, डिफरेंट हो। तो न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या सेम होते हैं, तो हम इसको कहते हैं आइसोटोप्स। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका। ऑप्शन ए में है न्यूट्रॉन की संख्या वही रहता है, गलत है। प्रोटॉन की संख्या वही रहता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोटोप्स यानी समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट रहते हैं। इसी कारण से यानी एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर डिफरेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या होगा। अब देखिए पहले जानिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है, यानी मास नंबर। यानी मास नंबर इसको हम ए से लिखते हैं। तो ये आपका मास नंबर जो होता है ये आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी मास नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की योग के बराबर होता है। तो आपको देखिए क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है कितना है 18 और न्यूट्रॉन दिया कितना है 20 है, लेकिन प्रोटॉन आपको नहीं दिया है। यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया है लेकिन प्रोटॉन नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। हम जानते हैं यदि एलिमेंट न्यूट्रल हो तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन कितना है 18 है, इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन भी 18 ही होगा, प्रोटॉन भी 18 ही होगा। तो इसमें आपका प्रोटॉन 18 हो गया और न्यूट्रॉन आपका 20 दिया ही गया है, तो हम क्या करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो आपका मास नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका मास नंबर आ जाएगा 18 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन, ये आपका आ जाएगा 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका ये बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक चीज़ आप याद रखिए, यानी मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला याद रखिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है। आणविक संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए आपको पता होगा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो आप चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए, भौतिक परिवर्तन हम उस परिवर्तन को कहते हैं, देखिए जब कोई भी वस्तु यानी ये दोबारा उसको हम अपनी अवस्था में ला सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे आपको सिखाते हैं, देखिए जैसे आपका बर्फ़ का गलना है, ठीक है, तो बर्फ़ का गलना है, तो जब बर्फ़ गलेगा तो क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। तो पानी को हम ठंडा करके बर्फ़ बना सकते हैं, यानी हम ये दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जैसे हम जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाता है, वाष्प बन जाता है, तो हम वाष्प को ठंडा करके हम जल भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ऐसे आप समझिए यह भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें देखिए आपको कह रहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आपको जगह ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी को जब घोलते हैं तो उसके बाद हम वाष्पीकरण के द्वारा हम चीनी को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण के द्वारा हम चीनी को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका जस्ट उल्टा होता है। रासायनिक परिवर्तन में एक नया वस्तु का निर्माण होता है, ठीक है, एक नया वस्तु का या नया चीज़ का निर्माण होता है। इसमें यानी इसमें हम इनिशियली यानी आपका शुरुआती में नहीं जा सकते, यानी वो हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाते हैं कि दूध से दही बनाना, ठीक है, दूध था, ये क्या बन गया, दही बन गया। तो क्या हम दोबारा इसे प्राप्त कर सकते हैं, दही से दूध नहीं कर सकते हैं, सॉरी, दूध से दही बन गया, सॉरी, दूध से जब हम दही बनाएंगे तो क्या हम दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये है रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसे समझिए आप रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को। तो हम जो यदि दोबारा उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अब देख लीजिए क्या है, ऑप्शन ए है कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। देखिए 7 रंगों में विभक्त होता है, तो इसे हम दोबारा यानी एक श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बी है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ये बिल्कुल सही है। ये आपका क्या है, ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका IAS 2014 यानी UPSC 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब 1 है कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ठीक है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ये आपका ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ़ का गलना, तो बर्फ़ का गलना अभी आपको पता है भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, बर्फ़ का गलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। सी है दूध अस्कनंदन, यानी दूध अस्कनंदन, ये क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो आपका जगह ऑप्शन बी केवल 3, केवल 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन करा कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि दूध पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, यानी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पाश्चुराइजेशन, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा कथन एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ठीक, ये आपका सही है। बी आपका है कि किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका गलत है, बाकी सभी कथन आपका सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी ही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, यानी अशुद्धि, द्रव्य में अशुद्धि मिला देने से द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा। तो याद रखिएगा, अशुद्धि मिला देने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है, द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग कर सकते हैं। तो नेफ्थलीन में होता है आपका उध्रपातन की प्रक्रिया, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी उध्रपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा हम रेत और नेफ्थलीन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, यानी निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन यानी दुनिया में यानी विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित धातु युग्म में से कौन से एक में सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। अब देखिए क्रमशः कह रहा है तो आपको पहले देखना है, पहले में सबसे हल्की धातु और बाद वाले में सबसे भारी धातु। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लिथियम एवं ऑस्मियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि माइका है। माइका क्या है। तो माइका ऊष्मा का चालक होता है, यानी ऊष्मा का कंडक्टर होता है, लेकिन ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है। तो याद रखिएगा, माइका माना अवरक, ये ऊष्मा का चालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बोमडिला से निम्न से किसका खनन होता है, यानी बोमडिला में किस लौह अयस्क का खनन होता है। तो ये होता है आपका हेमेटाइट लौह अयस्क का। याद रखिएगा, बोमडिला में हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व एक्स के वाहितम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक आपका यानी एक्स एलिमेंट है जिसके बाहरी कक्षा में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 4 है, और कह रहा है हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। और ये रिएक्शन कर रहा है किससे, हाइड्रोजन के साथ। तो कह रहा है कौन सा यौगिक बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कितना है 1 है, यानी हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और यहाँ एक्स जो कोई एलिमेंट है इसको दिया गया, इसके बाहरी कक्षा में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब रिएक्शन करता है, ठीक है, जब रिएक्शन करता है तो उसमें होता क्या है, ये दोनों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, यानी जो एक्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है ये आपका यानी हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, और जो एच का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ये यानी एक्स के पास आ जाएगा। तो जो ये कंपाउंड बनेगा यह बनेगा XH4। ठीक है, XH4। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा XH4। तो आप याद रखिएगा, कंपाउंड में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जल गैस है, तो जल गैस बोलते हैं CO+H2 को, CO+H2 को हम जल गैस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो यह है कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि आयोडीनकृत लवण में रहता है, आयोडीनकृत लवण में क्या रहता है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। तो NH3 ये है, ये लुईस अम्ल नहीं है।
NH3 लुईस अम्ल नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन करा है नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये तो आपका कॉपर सल्फेट होता है। ऑप्शन सी होगा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। अब देखिए इसमें आपको मैच करना है, ठीक है, मैच करना है। ऑप्शन ए में आपको क्या है, देखिए नीला थोथा, अभी आपको पता है नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, तो आपका ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, और कास्टिक सोडा कहते हैं, किसको कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। तो आपका ये बच गया, यानी एप्सम सॉल्ट, यानी मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट कहते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका ए का हो जाएगा आपका, यानी ए का 4 होगा और बी का 3 होगा, ए का 4 बी का 3 और सी का 1 होगा, डी का 2 होगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है, 4 3 1 2 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है, NaCl किससे बनता है। तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से खाने का नमक बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से NaCl का निर्माण होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन करा है कि ब्रंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। ब्रंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो आपका ऑप्शन ए है जल में अधिक विलय होता है, यही गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका गलत है, बाकी तीनों कथन आपका सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन करा है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को किस एथिल अल्कोहल में किसके द्वारा एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। तो ये आपका जगह है ऑप्शन सी जैमेज, यानी जैमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन करा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। फिल्टर पेपर पर क्या होता है, ये होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन करा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है। टेफ्लॉन निम्न में से किसका एक बहुलक है। तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, ठीक है, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो बेकेलैट के निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। यानी क्वेश्चन ये करा है कि निम्न से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं था, यानी अनुपस्थित थी। तो ये था ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन पहले नहीं थे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो ये लिखे चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन करा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह क्या था, याद रखिएगा, ह्यूगो डी ब्रिजा ने, ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन करा है कि जैव विकास
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने, याद रखिएगा लैमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सांप के जहरीले विष दंत होते हैं, जो रूपांतरित रूप है ये होगा जंभिका दंत के, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कह रहा है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और एंटीनोड होते हैं, ठीक है, नोड और एंटीनोड होते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कह रहा है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो ये है सहजीवी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधियों को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है, क्योंकि? मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जड़ें पानी के तलाश में लंबी हो जाती है, जड़ें पानी के तलाश में लंबी हो जाती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम हेलोफाइट कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? यानी जीवों में अत्यधिक विविधता क्यों होता है? तो उत्तर परिवर्तन के कारण, ठीक है, उत्तर परिवर्तन के कारण जीवों में अधिक विविधता होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे अधिक होती है? तो ये अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम का योगदान होता है प्रोटीन संश्लेषण में। तो बी और सी, बी होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में करते हैं? यानी निम्न में से किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में करते हैं? तो एजोला और नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं। देखिएगा एजोला और नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका बी हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2,4D क्या है? यह एक खरपतवार नाशी है, ठीक है, 2,4D क्या है? यह एक खरपतवार नाशी है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है, तो यह है, याद रखिएगा, यह है एंजाइम। इसका आंसर क्या होगा? एंजाइम होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम लैपेज का स्रोत है। एंजाइम लैपेज किसका स्रोत है? तो ये है अग्नाशय का स्रोत है लैपेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 50 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचक नहीं है? यानी कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रीन ये पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी जो है ये आपका पाचक एंजाइम है। यानी ट्रिप्सिन, टॉलिन और पेप्सिन ये सब क्या पाचक एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रीन पाचक एंजाइम नहीं है। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक साइंस का फिर आपको क्लास लेकर आएंगे, जिसमें आपका यानी 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। और आपको एक ऐसे वीडियो लेकर आएंगे यानी साइंस का न्यूमेरिकल का, ठीक है, जैसे आज आपको हम ये क्लास कल एक क्लास आपको करवाए थे यानी साइंस के न्यूमेरिकल का, तो इसी टाइप का आपका यानी 11-12 के लेवल का, ठीक है, 11-12 लेवल का आपका क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें आपको हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके क्लास 9 to 10th और आपका यानी 11-12 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस में। तो उसी क्वेश्चन को यानी उस लेवल का क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। तो आपको 2 वीडियो अभी साइंस का आने वाला है, तो इस दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।